ओम शांति। आज डिप्रेशन का स्तर किस तरह से बढ़ रहा है, उसके कारण क्या है? डिप्रेशन में और दुख में, दुखी व्यक्ति में और डिप्रेस्ड व्यक्ति में क्या अंतर है, उन्हें कैसे पहचाने? ये सारे पैरामीटर्स हम कल के सेशन में देख चुके हैं। कहा जाता है कि दर्द के फूल भी खिलते हैं, दर्द के फूल भी खिलते हैं, बिखर जाते हैं। जख्म कैसे भी हो, जख्म कैसे भी हो, कुछ रोज में भर जाते हैं, कुछ रोज में भर जाते हैं। तो डिप्रेशन के रिस्क फैक्टर्स एडिशनली और क्या है जो हमें उसको डायग्नोस करने में मददगार साबित होते हैं? तो उनमें से पहला रिस्क फैक्टर आता है कि पहले भी कई बार ऐसे डिप्रेशन के एपिसोड हो चुके हैं हिस्ट्री में, या उनको पूछने पर पता भी चलता है कि पहले कभी उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश भी की। जीवन में तनावपूर्ण परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, ये भी एक कारण होता है। फैमिली हिस्ट्री ये एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है कि परिवार में यदि किसी को डिप्रेशन की हिस्ट्री है तो ये भी डायग्नोस करने में काफी मददगार साबित होता है। जैसे हमने कल भी देखा कि महिलाओं में डिप्रेशन का प्रमाण ज्यादा पाया जाता है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं उनमें। इसीलिए रिसेंट चाइल्ड बर्थ अर्थात कि कोई स्त्री ने अभी ही बच्चे को जन्म दिया है तो हार्मोनल सडन चेंजेस होने की वजह से भी डिप्रेशन उनके उनको इजीली हो सकता है। जब हम रिस्क फैक्टर्स जो कि इंक्रीज करते हैं डिप्रेशन को, उनकी बात करें तो पहला रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से डिप्रेशन या उदासी जीवन में बढ़ सकती है कि धन की कमी है या धन जितना चाहिए, यूं कहो कि आवक कम है, इनकम कम है और उसका खर्चा ज्यादा है, या नौकरी नहीं है, नौकरी मिल नहीं रही है या छूट गई है। तो इस तरह से जो इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है वो भी एक रिस्क फैक्टर है डिप्रेशन के लिए। जियोपॉलिटिकल टर्मोइल, माना कि जिस वातावरण में हम रह रहे हैं वहां की जो स्थिति है, चाहे फिर वो उसको डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है या इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रही है। बार बार न्यूज देखकर टेररिज्म आसपास में है, उसको बहुत ज्यादा वो व्यक्ति सोच रहा है उस बारे में, युद्ध के बारे में, या फिर जो प्राकृतिक आपदाएं हैं या मनुष्य ने की हुई ऐसी कोई आपदा है, तो उस वजह से भी डिप्रेशन बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। सोशल नॉर्म्स जो है या सोशल सपोर्ट जो है सोसाइटी में से, उस व्यक्ति को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, वो थक गया है, निराश हताश है और कोई भी उसको समझ नहीं रहा है। तो ये भी एक कारण हो जाता है डिप्रेशन का बढ़ने का। आज जो हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल प्रेशर, जो डिजिटल एडिक्शन जिसे कहेंगे, कि मोबाइल है, कंप्यूटर है, इसके इतने आदी हो गए हैं कि वो उसमें भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, तो वो भी एक डिप्रेशन बढ़ने का कारण बन जाता है। आज व्यक्ति में जो मूल्य है, वैल्यूज जो है, जो एग्जिस्टिंग वातावरण है अभी वर्तमान, तो मूल्यों की कमी होते जा रही है। इस कारण भी इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है रिस्क फैक्टर डिप्रेशन का। जो ड्रामा या जो परिस्थितियां हो रही है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है दुनिया की, तो भी डिप्रेशन बढ़ जाता है। अब डिप्रेसिव डिसऑर्डर माना एक क्लिनिकल एंटिटी है। डिप्रेसिव, अभी तक हम सिर्फ डिप्रेशन सुन रहे थे, अभी डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या है? तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर एक्चुअली एक क्लिनिकल एंटिटी जिसे कहेंगे कि जिसमें कई सारे ऐसे सिम्टम्स है, केवल उदास मन, उदास मूड ये नहीं, परंतु उसमें और भी कुछ ऐसे तथ्य होते हैं कि जिससे हम ये कह सकते हैं कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर से व्यक्ति गुजर रहा है। जैसे कई बार उसको बोलते हैं कि भाई ये तो कभी सीधा बोलता ही नहीं है, सीधी तरह से व्यवहार ही नहीं करता है, हाँ, इसका कभी भी देखो
हाँ, स्क्रू अलग ही चलता है। मतलब अलग-अलग कहने के तरीके होते हैं। फिर डिप्रेशन प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी। प्राइमरी डिप्रेशन माना कि जो मूड डिसऑर्डर है ना? उसका मूड अक्सर करके डिस्टर्ब रहता है। सेकेंडरी डिसऑर्डर जो है वो या तो कुछ फिजियोलॉजिकल कारण या जैसे कि शरीर में कुछ चेंजेस है, हार्मोन्स के चेंजेस है, उस वजह से हो रहा है। हाँ, या मन में कुछ तनाव, टेंशन लेकर हाँ, चाहे फिर वो कोई इमोशनल या भावनात्मक रूप में कोई बात उसको हर्ट कर गई हो, चोट पहुँची हो उसको, उस मामले में भी हो सकता है या फिर कोई बीमारी रही हो उसको। कोई ऐसी बीमारी हो जो काफ़ी समय से चल रही हो। कई बार जो लोग ड्रग लेते हैं, शराब, चरस, गांजा या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके वो आदी है और एक छूट छूट नहीं पा रहा है उनसे, एकदम से सडनली भी छोड़ रहे हैं या फिर उसके बहुत आदी हो गए, अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या करे उसके लिए, तो वो भी सेकेंडरी फेज़ ऑफ डिप्रेशन में कहा जा सकता है। डिप्रेसिव एपिसोड जो है ये एक्यूट भी हो सकता है, अर्थात कि तात्पुरता टेम्पररी भी हो सकता है या बहुत समय से चल रहा है ऐसा भी हो सकता है। तो फिर इसके 3 और प्रकार हो सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर। सीवियर माइल्ड माना हल्का, मॉडरेट माना मध्यम लेवल का और सीवियर काफी उग्र लेवल ले चुका है तो। डिप्रेशन कई और दूसरी चीज़ों के साथ भी आ सकता है, जैसे चिंता है, हम जो बोल रहे जैसे कइयों को आदत होती है कि बार-बार हाथ धोना, हाँ, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जैसे कहते हैं कि कुछ ऑब्सेशंस है उसने कि कुछ करते ही रहना है, बार-बार वो चेक करेगा कि भई मैंने ये ठीक तो किया है, हाँ, मैंने ये साफ तो किया है, मैंने लाइट का बटन तो बंद किया है, बार-बार, बार-बार उसको रिपीटेडली चेक कर रहा है। ये सारी चीज़ें भी कहीं न कहीं उसको लंबे समय से उससे गुज़र रहा है, तो डिप्रेशन में लैंड हो सकता है वो व्यक्ति। कुछ कॉमन फीचर्स हैं डिप्रेसिव एपिसोड के, जैसे कि अ, उसका मूड जो है हमेशा उदासीन रहेगा, डिप्रेस्ड मूड रहेगा। उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा आसपास के वातावरण में, लोगों में। भले ही आसपास में सभी मज़े कर रहे हो, एन्जॉय कर रहे हो, बट इसको कोई भी एन्जॉयमेंट फ़ील नहीं होती है। उसकी जो ऊर्जा है वो भी कम हो जाती है। जो उत्साह है जीवन में वो नहीं रहता है। थोड़ा भी कुछ करता है थक जाता है क्योंकि हताश और निराश है, मन से ही उदास है, तो फिर शरीर की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। ये एक्टिव नहीं रहते हैं लोग। हमेशा देखो तो इनकी एक्टिविटीज़ जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। इनकी एकाग्रता और कंसंट्रेशन और अटेंशन जिसे कहेंगे वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ये बहुत स्लो थिंकर्स होते हैं, है ना? एक तो डिसाइड ही नहीं कर पाते क्या करना है, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या नहीं। फिर मेमोरी लॉस भी इनका कई बार होता है कि उनको खुद को महसूस होता है कि मैं बार-बार भूल जा रहा हूँ। या फिर एक तरह से क्योंकि वो लोगों को नहीं बताना चाहते, तो ये भी बता देते कि डिप्रेशन में है, वो खुल के नहीं बताना चाहते, तो वो कई बार कह देते कि भई मुझे याद नहीं, मैं भूल गया। इनका आत्मसम्मान जो है, वो कहीं न कहीं कम हो जाता है। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास, ये दोनों भी डिप्रेस्ड एपिसोड में कम हो जाता है उदासीन व्यक्ति में। इनको कई बार अपने मन में पश्चाताप होता है और ऐसे लगता है कि भई मेरे जीने का क्या फ़ायदा? खुद की कीमत ही नहीं लगा पाते, खुद को ही कहीं न ऐसे महसूस करते कि भई अब मैं जी कर क्या करूँ? बहुत ही नेगेटिव व्यू हो जाता है इनका, नकारात्मक सोच और नकारात्मक नज़रिया हो जाता है इनका भविष्य से रिलेटेड। और कई बार ये कुछ ऐसी काम भी कर लेते हैं जिससे खुद को ही दुःख हो, चोट पहुँचे या उम, आत आत्मघात का भी ये लोग प्रयास कर लेते हैं कई बार, सुसाइड का भी। फिर इन लोगों में स्लीप जो है डिप्रेसिव डिसऑर्डर में स्लीप नींद बहुत कम होगी या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। भूख भी ऐसे ही है, या तो बहुत कम भूख लगती है या तो बहुत बढ़ जाती है।
तो इस तरह से एकदम एक्सट्रीम्स कुछ ना कुछ आते रहते हैं फीचर्स। और भी कुछ चीजें जैसे कि डर लगता है उनको, अंदर ही अंदर रोते रहते हैं। हाँ, फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा ये सोचेंगे खुद की कि ये ठीक हो रहा है क्या, वो ठीक हो रहा है क्या। मेरा ये हेल्थ तो ठीक हो जाएगी ना, इनको बहुत भय रहता है, चिंता रहती है। डर तो इतना एक्सट्रीम होता है बीमारी का या मृत्यु का कि बार बार उसके लिए वो कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, 3-4 लोगों को अलग अलग से पूछेंगे कि मेरा ये पैरामीटर तो ठीक है ना, ये रिपोर्ट्स तो ठीक है ना। कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ऑब्सेशन कंपलसरी, इनको कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए। और कई बार ऐसे लोगों को जो है नहीं परंतु भासना होना जिसे कहते हैं, भासनाएं होती रहती है, हेल्यूसिनेशन या डिल्यूशन, जो नहीं है वो दिखाई देता है, या तो फिर जो है उसका कुछ अलग ही दिखाई देता है। तो ये भी फीचर्स रहते हैं इनमें। और ये इनके शारीरिक और मानसिक लेवल के तनाव को और अधिक बढ़ाते हैं। कुछ कॉमन साइकेट्रिक कंडीशंस भी है जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है, जैसे याददाश्त चले जाना, ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम कहते हैं जिसे, शिजोफ्रेनिया, एक व्यक्ति है परंतु दोहरे व्यक्तित्व के साथ जी रहा है। फिर पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है ना, कई समय से, डिस्थाइमिया माना पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, माना डिप्रेशन जो है इसके जो सिम्टम्स या जो हम बता रहे थे कैसे ऐसे पहचाने, वो जब 2 साल से अधिक चलता है तो उसे कहते हैं डिस्थाइमिया। और बच्चों में यदि 1 साल से अधिक चलता है तो भी वो पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। कई समय से मानसिक उसको तकलीफ है, सब्सटेंस अब्यूज अर्थात कि कोई चीज का नशा कर रहा है, तो ये भी कॉमनली साइकेट्रिक कंडीशंस ऐसी है जो कि डिप्रेशन में लैंड अप हो जाती है। कुछ नॉन साइकेट्रिक मेडिकल कंडीशंस भी है जिससे डिप्रेशन होता है। एक तो इन्फेक्शंस, हम बहुत समय से कोई इन्फेक्शन चल रहा है, इन्फ्लुएंजा है, हेपेटाइटिस है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत समय रेस्ट लेनी पड़ रही हो और वो एब्सेंट रह रहा है अपने कार्य से, और वो चाहता है कि मैं बाहर निकलूं और अपनी एक्टिविटीज करूं, पर वो निकल नहीं पा रहा है, तो भी डिप्रेशन रहता है। विटामिन और मिनरल ये ऐसे घटक है जिन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं हमारे शरीर में। अगर ये कम है तो भी साइकेट्रिक कंडीशंस बढ़ने के चांस है, और बढ़ गए तो भी बढ़ने के चांस है। इसलिए बहुत ही ध्यान से इसको समझना और इसको नियंत्रण करना होता है। तो आइट्रोजेनिक ड्रग्स माना कि कुछ ऐसी दवाइयां होती है कि जिसको लेने के कारण डिप्रेशन के सिम्टम्स या मेडिकल कंडीशंस जो है वो बढ़ती है। अब ये नॉन साइकेट्रिक है, एक्चुअल में वो दवाइयां जो दी गई है वो साइकेट्रिक की दवाइयां नहीं है, चाहे जैसे ब्लड प्रेशर की दवाइयां दी जा रही है आदि, परंतु ये कुछ ऐसे कारक है कि जो डिप्रेशन की ओर लेके जा सकते हैं। फिर डिमेंशिया है ना, याददाश्त चली जा रही है जैसे हमने पहले भी कहा। कुछ ऐसी बीमारियां हैं वो भी काफी लंबे समय से चलती है तो भी लोगों को एक तरह से डिप्रेशन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जैसे बाकी शराब आदि ले रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो खुद भी डिस्टर्ब, उसका परिवार भी डिस्टर्ब, समाज भी डिस्टर्ब। भी डिप्रेशन का मन और शरीर के साथ कनेक्शन है। जब व्यक्ति बीमारी में से उभर रहा होता है, चाहे फिर वो इन्फेक्शन हो या कोई भी चीज हो, तो जैसे जैसे वो बीमारी में से उभरता है, तो रिकवरी फ्रॉम इंक्लूड इन इलनेस, चाहे इन्फेक्शन क्यों ना हो, मच लेस एंड स्लोअर इन दोज विद डिप्रेशन। जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं तो उन लोगों में ये बीमारी में से उभरना भी काफी मुश्किल हो जाता है, जल्दी वो हेल्दी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि डिप्रेशन जो है हमारे स्वास्थ्य की रिकवरी को स्लो डाउन कर देता है। जैसे फ्रैक्चर हुआ है या कोई भी बीमारी है, उसमें से अगर ठीक होने की बात करें तो जो व्यक्ति खुश रहते हैं, परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लेते हैं,
वो लोग इसमें से जल्दी उभर जाते हैं, परंतु मेरे साथ हाय ऐसा क्यों हुआ? अब मैं कैसे कर पाऊँगा? मैं इतने दिन छुट्टी कैसे लूँगा? तो जब ये डिप्रेशन के थॉट्स मन में कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं ना, तो उदासीनता जो है, बीमारी को और अधिक बढ़ा देती है, लंबा समय तक चलाती है। कैंसर्स में भी, है ना? जो नेचुरल किलर टी सेल्स जो होते हैं, डिप्रेस्ड पेशेंट्स जो होते हैं कैंसर वाले, उनमें नेचुरल किलर टी सेल्स कम हो जाते हैं, जो कि उनको हेल्दी करने के लिए ज़रूरी है। और मेटास्टेसिस अर्थात कि वो कैंसर का एक अवयव से दूसरे अवयव में जाना, उसका फैलना, वो भी बढ़ जाता है। तो कितना इसका नुकसान है डिप्रेशन का। हाँ, डिप्रेस्ड बोन मैरो के जो पेशेंट्स रहते हैं वो बहुत जल्दी शरीर छोड़ते हैं, जो कि डिप्रेस नहीं होते हैं उनसे। जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं उनमें हार्ट अटैक की संभावनाएं भी कई गुना अधिक बढ़ जाती है। इसके लिए हाँ, देखा जाता है कई बार डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, थायराइड है। ये हैंड इन हैंड चलता है। व्यक्ति डिप्रेशन में है, अपने मन की भावनाओं को दबा रहा है, किसी को व्यक्त नहीं कर रहा है, थायराइड के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, डायबिटीज और बीपी अभी अभी पता चला है पेशेंट को है, और वो और अधिक डिप्रेशन में, उसको सोच सोच के डिप्रेशन में चला जाता है। तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, और फिर वहां पे दूसरी जगह डिप्रेशन भी बढ़ता है। तो और अधिक बीमारियां बढ़ती जाती है इस कारण से। अभी फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होता है डिप्रेशन का? देखो, जब कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड है, चाहे फिर वो हॉस्पिटल में उसको रखा गया है, या फिर वो उसको ओपीडी में लाके भी चेक करवा रहे हैं, तो फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट का भी खर्चा, डॉक्टर्स का भी हायर लेवल पे, क्योंकि एडमिट करते हैं इन पेशेंट बोल के, फिर जो महंगी महंगी काफी दवाइयां देनी पड़ती है। तो ये एक उनका जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है वो स्लो डाउन हो जाता है। पैसे जो है, धन जो है, वो बहुत ज़्यादा जाने लगता है। ये चेकिंग करवाओ, ये टेस्ट करवाओ, इसमें भी सब रिपोर्ट ठीक आ रहा है, फिर क्या प्रॉब्लम है ना? कहीं न कहीं वो बस फाइंड आउट कर रहा है कि क्या करूँ मेरी हेल्थ के लिए, मैं कैसे इसको ठीक करूँ? क्योंकि सही तरह से कारण नहीं समझ पा रहे और अलग जगह पे चल रहे हैं। फिर उस वजह से या तो उनका जो कार्य है उसमें वो लोग छुट्टी बहुत ले लेते हैं, तो कार्य करने का जो उनका इनकम है वो भी कम हो जाता है। उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कमती हो जाती है। और कई बार देखते हैं कुछ लोग इतने थक हार और निराश हो जाते हैं कि वो आत्महत्या जैसे स्टेप भी ले लेते हैं। भी जो व्यक्ति ऐसे डिप्रेशन में पेशेंट है उसको संभालते हैं, उनके ऊपर भी वो नेगेटिव एनर्जी का फ्लो कॉन्स्टेंटली होता रहता है, तो उनके ऊपर भी एक तरह से भार आ जाता है। तो ये काफी सारी चीजें हैं। अच्छा, हेल्थ इंडस्ट्री का भी कॉस्ट बढ़ जाता है इनका, क्योंकि प्रॉपर तरह से डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है, ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही है, तो और अधिक खर्चा उनका बढ़ जाता है। डिप्रेशन की कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस है, जैसे हाँ, डिप्रेशन कई सारी चीजों के साथ में हैंड इन हैंड होकर आता है, जैसे चिंता के साथ में व्यक्ति बहुत नशा करता है, शराब पीता है, एल्डरली है, बड़ा हो रहा है, या युवा अवस्था से गुजर रहा है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उसमें, महिलाओं में प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन है, मेनोपॉज है, पोस्ट डिलीवरी के बाद है, हार्मोनल सडन चेंजेस होते हैं, उसमें डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जिनका जो आमदनी है वो कम है, या फिर बहुत डर डर के जी रहे हैं, दब दब के जी रहे हैं, उनमें भी डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हृदय की बीमारी और कैंसर जिन लोगों को है खास करके, वो लोगों को डिप्रेशन बहुत जल्दी ग्रसित कर लेता है। अभी कोई व्यक्ति को डिप्रेशन है, तो हम कैसे समझे, कैसे पहचाने, है ना? जो आसपास में उसके रहते हैं, परिवार वाले हैं, हमारे आसपास में भी हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इसको निग्लेक्ट कर लेते हैं। किसी को बुखार है, सर्दी है, खांसी है, हमको दिखाई देता है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाते हैं,
पर डिप्रेशन हमें दिखाई नहीं देता, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, तो काफ़ी समय तक हमको यही नहीं समझता है कि भई इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। और क्योंकि फिर उसको दबाते रहते हैं, वो कई गुना डीपर लेवल तक जाता है और फिर जब बहुत सिचुएशन वर्स हो जाती है, तब कुछ नहीं कर पाते या कोई एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं, तो तब पछतावा होता है। तो सबसे पहली बात तो जब ऐसे पेशेंट से हम बात कर रहे हैं, तब उनकी आँखों में आँखें डालकर बात करें, आई कॉन्टैक्ट रखें, ताकि हमें पता चल सके कि भई वो पेशेंट हमारे से खुल रहा है कि नहीं खुल पा रहा है। हाँ, सच्चा व्यक्ति होगा, खुल रहा होगा तो वो हमारी आँखों में आँख डाल के बात करेगा। उसको मार्जिन दें हम बोलने के लिए। केवल हम ही ना बोलते रहे, परंतु उसका भी सुनें। और जब ऐसा पेशेंट हमारे साथ बात करता है, तो उसको बीच में टोके नहीं, "अरे! नहीं, 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 तुम तो ऐसा गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं, ऐसा करो।" सुनो पहले वो क्या बोलना चाहता है, प्रॉब्लम कहाँ है, उसको कहाँ हेल्प लग रही है। इसलिए जब भी वो अपनी बातें बता रहा है, हम उसको बीच में ही रोके नहीं और टोके नहीं। और कभी भी जब वो ऐसे डिप्रेशन के पेशेंट हमारे पास आए हैं, हम घाई-घाई में या जल्दी-जल्दी में उसको अच्छा जल्दी बोलो और क्या जल्दी-जल्दी बताओ मुझे टाइम नहीं है। ऐसे हम ना ही हमारी बॉडी लैंग्वेज हो ऐसी ही, ना ही हमारे शब्द हो ऐसे। क्योंकि पहले ही वो बहुत ज़्यादा अंदर से टूटा हुआ है और यदि हम उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो वो और टूट जाएगा। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एक अच्छा श्रोता बने ऐसे पेशेंट्स के सामने, बहुत नम्रता से, प्यार से और हुँ, उनके साथ कंसर्न रखते हुए सुनें। जहाँ ज़रूरत होती है, वहाँ हम डायरेक्ट क्वेश्चन्स भी पूछ सकते हैं। जहाँ पे आध्यात्मिकता के टच की ज़रूरत है, वहाँ पे हम वैसा भी एड दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिप्रेशन का कारण क्या है, उसको समझे कि जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति हुई है, उसकी वजह से हुआ है या जीवन में वो एकदम एक उदासीनता महसूस कर रहा है, कोई कारण नहीं है, पर बोरडम आ गई है, उस वजह से हो रहा है। तो पिछली कुछ ऐसी बातें हुई है, एक्सपीरियंस हुए हैं कि पहले उसको डिप्रेशन आया था, इसलिए वो वापस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। खास करके जेनेटिक प्रीडिस्पोज़िशन परिवार में आनुवांशिक है, तो वो फैक्टर बढ़ जाता है डिप्रेशन का। फिर फिज़िकल हिस्ट्री कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं, हॉर्मोन्स चेंज हो रहे हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ध्यान देने की डिप्रेशन को फाइंड करने के लिए। सही मायने में इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो कोई ऐसे डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं है, जैसे हमने सेकेंडरी डिप्रेशन देखा था कि कोई और ऐसी बीमारी है या हार्मोनल सडन चेंजेस हो रहे हैं, तो उसमें ठीक है, पर वो भी सेकेंडरी डिप्रेशन बताएगा ना, तो डिप्रेशन का मेन कारण क्या है, वो हमें समझना है और ये तो हम जब उससे बात करेंगे, समझेंगे तभी समझेगा। हाँ, तो उनको अच्छे से सुनकर फिर हम इसके तात्पर्य पे आ सकते हैं। अ, जो लोग आध्यात्मिक होते हैं, तो कइयों का ऐसा होता है सोचना कि भई आध्यात्मिक है, मेडिटेशन कर रहे हैं, तब तो डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। पर जैसे हमने देखा यदि जेनेटिक टेंडेंसी है ना? परिवार में किसी को है डिप्रेशन, तो वो एक कारक बन जाता है कि भले ही वो रोज़ मेडिटेशन कर रहे हैं, जेनेटिक टेंडेंसी होने के कारण हाँ, डिप्रेशन में जा सकते हैं वो। पहले कोई ऐसा कर्म कर दिया है उन्होंने जिसका इन्हें आज भी बहुत बहुत ही पछतावा है ना? क्यों हो गया मेरे से ऐसी गिल्ट है, तो वो भी एक कारण होता है। कुछ ऐसे इनके संस्कार है जो बदल नहीं पा रहे हैं और उनको खुद को ही महसूस हो रहा है, तो भी उसका डिप्रेशन हो जाता है। बार-बार वो स्मृतियाँ लाना डिप्रेशन की, उससे भी डिप्रेशन बढ़ जाता है। और जब इसमें से वो उभर नहीं पाते, डॉक्टर्स को भी बताने में शर्म महसूस करते हैं। उनको लगता है कि कैसे बताएँ, मेरे से ये नहीं होना चाहिए था और हो गया। तो वो कैसे निकल पाएँगे ना डिप्रेशन में से, तो और अधिक आध्यात्मिक होते हुए भी और अधिक इनका डिप्रेशन बढ़ जाता है।
वो हेल्प लेते हैं कई लोग इसमें, बट बहुत लेट आते हैं हेल्प लेने के लिए, या फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, थोड़ा लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर वापस बहुत ज्यादा अंदर नेगेटिविटी में जाते हैं, डिप्रेशन बढ़ता है, फिर आते हैं फिर लेते हैं, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाती है। हमने ये तो देखा कि महिलाएं जो है वो ज्यादा डिप्रेशन से ग्रस्त होती है पुरुष के मुकाबले में, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस ज्यादा होते रहते हैं। अभी डिप्रेशन को हम प्रिवेंट कैसे करें, है ना, बचे कैसे डिप्रेशन से? तो सबसे पहली बात, ट्राई टू फाइंड वेज, जो स्ट्रेसफुल जो सिचुएशन से हमारे जीवन में तनाव आता है, उनसे हम बचे कैसे, उसको कैसे हम निग्लेक्ट करें, अवॉइड करें, ये समझना है, वो उसके ऊपर वर्कआउट करना है। खुद के ऊपर बहुत ज्यादा कठोर न बने, है ना, कोई भी परफेक्ट नहीं है, ये बात हम समझ ले। हम दूसरों के साथ अपनी तुलना ना करें और ये ना समझे कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा अनुमान न लगाए, छोटी छोटी बातों के बारे में चिंता न करें। कम्युनिकेशन इज द की। हम सही तरीके से कम्युनिकेट करें, वार्तालाप करें, अपनी प्रॉब्लम्स को रखें। हम मेडिकल हेल्प भी लेते हैं डॉक्टर्स से, तो अपनी प्रॉब्लम्स को सही तरीके से रखेंगे तो ट्रीटमेंट प्रॉपर मिल पाएगा। और प्रॉपर डाइट और कसरत, एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी रहने के लिए। कहीं बाहर निकले, कुछ अच्छी बातें करे, नेचर को एंजॉय करे, ये भी बहुत जरूरी आ जाता है डिप्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए। जब हम बाहर जाते हैं तो हेल्दी लाइफस्टाइल रखें और कुछ स्पिरिचुअलिटी के आध्यात्मिकता के प्रिंसिपल्स हम अपने जीवन में उतारने का लक्ष्य रखें। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है कि परिवार क्या कर सकता है ऐसे, डिप्रेशन की जब परिस्थिति या घर में कोई ऐसा डिप्रेशन का व्यक्ति है तो परिवार का योगदान क्या होगा? तो सबसे पहली बात, परिवार को इतना जागरूक होना है, समझना है कि जैसे ही उनको लगता है कि ये व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है, तुरंत वो उसको समझे, महसूस करे, अंडरस्टैंड करे और उसके लिए हेल्प ले। हाँ, जो प्रॉपर चैनल है ना, चाहे प्रॉपर डॉक्टर्स को बताएं। और देखिए, अभी कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा छोटा मोटा फेज आया है डिप्रेशन का, और एक डर लगता है कि भाई वो एलोपैथी गोलियां कैसे ले, उसके इतने साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसकी आदत लग जाएगी, उससे नींद बहुत आएगी पेशेंट्स को। यदि ऐसा लग रहा है, इनिशियल फेज में है, तो आप कोई प्रॉपर अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर्स है पास में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल है ना, स्वभाव को स्टडी करके ट्रीटमेंट देते हो, ये एक हेल्प ले सकते हैं आप। या कोई भी प्रॉपर मेडिकल एड, या आपको जहाँ विश्वास है कि भाई यहाँ पे मुझे सही तरीके से ट्रीटमेंट मिलेगा और प्रॉपर वे में ट्रीट किया जाएगा, वहां पर आप हेल्प ले और वो ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखे। ऐसे ही छोड़ ना दे कि भाई अभी तो अच्छा लग रहा है मुझे छोड़ दूं, नहीं। हाँ, उसको प्रॉपरली फॉलो अप दे। जो पेशेंट है उसको सुपरवाइज करते रहे कि भाई वो बराबर से दवाई तो ले रहा है ना। ये भी हमें थोड़ा सा देखते रहना है, उसको हेल्प करते रहना है, ताकि सुसाइड या सुसाइड के रिस्क को हम टाल सके। ऐसे पेशेंट्स को उनकी जो दैनंदिन कार्य करने की एक्टिविटीज है उसमें उनको बिजी रखना है, और उनकी रिकवरी में हम मदद तब कर सकेंगे जब हम उनको दिल से समझेंगे, उनको नेसेसरी कहाँ पे कुछ तकलीफ है तो वहाँ पे हेल्प करे, गाइड करे, ताकि वो प्रॉब्लम पुनः न हो। तो ये सारी चीजें परिवार वाले बखूबी हेल्प कर सकते हैं पेशेंट को। अब डिप्रेशन को मैनेज कैसे करें? तो प्रॉपर मैनेजमेंट डिप्रेशन का, पहली बात तो कि इंटेंसिटी कितनी है डिप्रेशन की, कितने समय से चल रहा है। डॉक्टर्स ये सारी चीजें पूछते हैं और उसका ट्रीटमेंट का गोल भी देखते हैं। ज्यादा करके
हाँ, डिप्रेशन के पेशेंट्स में लॉन्ग टर्म का प्लान होता है। ऐसे नहीं कि बस थोड़ा समय दिया, जैसे सर्दी खांसी है, वायरल इन्फेक्शन है, 3 दिन का 5 दिन का ट्रीटमेंट दिया, ठीक हो गया ना। पर डिप्रेशन में लॉन्ग टर्म का ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है, और पीरियोडिकली उनसे फिर संपर्क में रहना पड़ता है, प्रश्न पूछने पड़ते हैं, उन क्या प्रॉब्लम्स है उनको फाइंड आउट करना पड़ता है, और जहाँ पे उनको हेल्प की ज़रूरत है, वहाँ पर उनको खुल के मदद करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डिप्रेशन में से पेशेंट ठीक हो रहे हैं, 90-95% ठीक हो भी जाते हैं, परंतु वापस से रिलैप्स आ जाता है ना? दवाई छोड़ दी बीच में, हाँ, हेल्प लेना छोड़ दिया, डॉक्टर के पास कंसल्ट करना छोड़ दिया, और फिर सडन रिलैप्स आ जाता है और वो और अधिक डिप्रेशन में चला जाता है। तो इससे बचे कैसे? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात आ जाता है कि फ्यूचर उनका अच्छा कैसे करे, ये प्रॉपर मैनेजमेंट में आता है। तो डिप्रेशन में साइकोफार्माकोथेरेपी अर्थात की दवाई भी दी जाती है, प्लस उसको इमोशनल सपोर्ट भी दिया जाता है। कहाँ पे उसको बिहेवियर में प्रॉब्लम है, फैमिली में कुछ हेल्प की ज़रूरत है, उसके साथ में एक इंटरपर्सनल कांटेक्ट, कॉग्निटिव थेरेपी माना कुछ उसकी लाइफस्टाइल है, उसको थोड़ा-सा हम हेल्दी बनाएँ, जैसे भोजन और एक्सरसाइज उसमें इंक्लूड करें, प्रॉपर डाइट इंक्लूड करें। तनाव का नियंत्रण करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है इसकी साइकोथेरेपी में। तो कई पेशेंट्स सो नहीं पाते हैं, तो वो नींद को प्रॉपरली रिगेन करवाना, फिर मोबाइल है, टीवी है, कंटिन्यूअसली आंखों में लाइट का एक्सपोजर जा रहा है, तो भी नींद बराबर नहीं आती। इसलिए हम ये भी पेशेंट्स को अक्सर कहते हैं कि भाई आप मोबाइल और टीवी रात को सोने से कम 1 घंटा पहले तो भी ये चीज़ों को आप अवॉइड करें। हाँ, कुछ पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, ये एक अच्छा हेल्प करेगा। फिर एंटी डिप्रेसेंट्स है ना, कई बार एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, कुछ ऐसे नींद की दवाइयाँ भी, कुछ साइकोटिक दवाइयाँ भी दी जाती है। कईयों को सूट नहीं होती है एलोपैथी दवाइयाँ, तो पेशेंट्स डर जाते हैं कि इससे तो मुझे ये तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ हो रही है। तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से प्रॉपरली कंसल्ट करें। कुछ तकलीफ हो रही है तो वो खुल के आप उनको बताएँ, तो फिर आपकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड की जाएगी। तो कुछ स्पेशल इश्यूज़ भी होते हैं एंटी डिप्रेसेंट के, वो हम जब डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेते हैं तो हमें पता चलता ही है वैसे कि जब लेते हैं स्टार्टिंग में तो एकदम से अच्छा लगता है, फिर धीरे-धीरे वो जो इफ़ेक्ट है उसका कम होने लगता है। हाँ, तो कई पेशेंट्स तो खुद की मर्ज़ी से ही फिर डोज़ डबल कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें टालनी है हमें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना कुछ भी हम अपनी मन से ना करें। ना कई बार पेशेंट वो दवाई लेता है तो उसको ये लगता है कि दवाई नहीं लिया तो भी मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा। हुँ? कुछ ऐसी एलोपैथी मेडिसिन्स उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि अभी आप इसको छोड़ दें, अभी आप ये ना लें, तो भी वो छोड़ नहीं पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब्यूज़ होना, दवाई का बहुत ज़्यादा ले लेना, है ना? फिर बहुत समय तक वो मेडिसिन ले रहे हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स कैरी करना, ये सारे इश्यूज़ आ जाते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स के। अ, इसीलिए साइकोसोशियल और फार्माकोलॉजिकल दोनों ट्रीटमेंट ज़रूरी है। उसको जहाँ पे सोसाइटी में भी उसका एक्सेप्टेंस करके कैसे उसको सही तरीके से एक हेल्दी एटमॉस्फेयर मिले ताकि वो अपने सुख-दुःख शेयर कर सके। तो मैनेजमेंट ऑफ डिप्रेशन में सबसे फर्स्ट चीज़ तो पहले खुद की हेल्प करना है। जो पेशेंट है उसको खुद को ही अपने जीवन में जो परिस्थितियाँ आ रही है, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, उनके साथ खुद को टैकल करना है। अपना आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाना है, और प्रॉपर एक्सरसाइज, डाइट, लाइफ़स्टाइल, है ना? कुछ ऐसे क्रिएटिव एक्टिविटीज़, सोशल वर्क, योगा, ये सारी हेल्दी चीज़ों को इंक्लूड करना है। आध्यात्मिकता, मेडिटेशन
जब बहुत सीवियर डिप्रेशन में है तब तो व्यक्ति नहीं कर सकेगा ना, इसलिए हम कहते हैं परिवार वालों को कि आप करो, तो आप करेंगे तो उसको पॉजिटिव एनर्जी का योगदान, अर्थात उसको पॉजिटिव एनर्जी के वाइब्रेशंस दे पाएंगे। और वो व्यक्ति भी जो अभी डिप्रेशन में से निकला है, तो रिलैप्स का पीरियड उसका कम करने के लिए या और ज्यादा वापस से डिप्रेशन न बढ़ने के लिए भी हम कहते हैं कि भाई अभी आप मेडिटेशन अपनी लाइफ में या अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर दो। तो अभी स्पिरिचुअलिस्ट या आध्यात्मिकता वाले व्यक्ति, आध्यात्मिकता कैसे मदद कर सकती है डिप्रेशन में, तो ये समझें। कई बार ऐसा सोचते हैं कि भाई अब तो हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं या सीख रहे हैं या कर रहे हैं तो दवाइयाँ छोड़ दे, तो बिल्कुल नहीं, आपको दवाइयाँ आपकी छोड़नी नहीं है। आपकी दवाइयाँ ले प्लस में ये चीजें करें, मेडिटेशन है, आध्यात्मिकता के मार्ग है, फिर आध्यात्मिक ज्ञान को सुनना है, क्योंकि वो आध्यात्मिक ज्ञान को सुनने से आपकी लाइफस्टाइल में कई सारी ऐसे आपको नई चीजें पता चलेगी जो आप मॉडिफाई करेंगे तो आपको हेल्प महसूस होगी। फिर जैसे आप सुनते हैं ज्ञान, तो आपके जीवन में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस आने लगता है, उसकी धारणा होने लगती है, और वही चीज आप दूसरों को भी देते हैं। जो आपको मिला है वो दूसरों को सुनाते हैं, चाहे उनको हेल्प करते हैं, तो ये हो जाती है सेवा। तो जब निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हमारे आसपास में एक प्रोटेक्टिव फैक्टर आ जाता है, पॉजिटिव ऑरा निर्माण हो जाता है। फिर योग करते समय भी मेडिटेशन कर रहे हैं तो कमेंट्री वाले मेडिटेशन की हेल्प ले, गाइडेड मेडिटेशन की हेल्प ले, तो वो हेल्प जरूर कर सकता है थोड़ा हमारे कंसंट्रेशन लेवल पर। प्रिवेंशन तो यही है कि बेटर इफ द प्रॉब्लम जो है उसको समझे और उसको राइट स्पिरिट के साथ में टैकल करे। जो व्यक्ति आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है उनके लिए मानसिक संतुलन रखना भी इजी हो जाता है। तो आध्यात्मिकता से परिपूर्ण होना मतलब खुद को आत्मा समझना, है ना? और अभिमान को अपने जीवन में से विदाई दे देना। परमात्मा के परमात्मा के ऊपर पहले तो विश्वास बढ़ाना है, और जब परमात्मा के ऊपर विश्वास बढ़ेगा तभी तो उससे कनेक्ट कर पाएंगे ना। और ये एक्सेप्ट करे कि जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे ही कार्मिक अकाउंट है, मैंने जो किया है उसका मुझे रिटर्न मिल रहा है, और अभी मुझे निस्वार्थ भाव से सभी को जो मुझे मिला है वो देते जाना है, जिसे हम सेल्फलेस सर्विस या निस्वार्थ सेवा कहेंगे। जो निस्वार्थ स्नेह परमात्मा हमें दे रहे हैं वो भी हमें हर एक आत्मा तक अनकंडीशनली निस्वार्थ भाव से पहुंचाना है। किसी ने हमें धोखा दिया, फरेब किया, चोट पहुंचाई, गलत व्यवहार किया, उसने गलत किया और मैं उसको अपने मन में गलत तरीके से रखूं तो खुद को ही तो बीमार कर रही हूँ और चोट पहुंचा रही हूँ ना। तो लोगों को, बातों को, परिस्थितियों को माफ कर दे, भूल जाए, और एक कंपैशन क्रिएट करे, करुणा की भावना मन में लेकर आए, जिससे ये करुणा की भावना से हम पॉजिटिव इम्पैक्ट वातावरण में सकारात्मक वाइब्रेशन फैला सकेंगे। खुद में और परमात्मा में विश्वास बढ़ाएं, खुश रहे, संतुष्ट रहे और आशावादी बनकर चले। सब अच्छा ही है और अच्छा ही होना है। अपने जीवन में स्वयं को कुछ मकसद दे, है ना, लक्ष्य रखे अपने सामने और उस लक्ष्य पर चलते रहे। भी साइको स्पिरिचुअल टेक्निक्स क्या रहेंगी हमारे मन के संतुलन के लिए। तो जैसे हमने कहा कि जैसे हम रोज आध्यात्मिक ज्ञान सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो हमारे व्यवहार में भी चेंजेस आने लगते हैं। वो व्यवहार में जैसे जैसे चेंजेस आएंगे तो हमारे मन की भी कंडीशनिंग होती जाती है, हमारा मन पॉजिटिव विचारों को बढ़ाने लगता है। और रेजिलियंस जो है, जो पहले हम प्रॉब्लम्स आते थे तो उसमें से उभरने में हमें कई गुना ज्यादा एनर्जी और समय देना पड़ता था,
तो जैसे-जैसे हम आध्यात्मिकता की ओर जुड़ते हैं तो चाहे कोई प्रॉब्लम आए भी या थोड़ी-सी हेल्थ खराब भी हो जाए या डिप्रेशन का फेज़ आना शुरू भी हो, परंतु हम उसमें से फिर जल्दी से या कम समय में उभर सकते हैं। खुद से ही पॉजिटिव बात करना सीखें, है ना? मेडिटेशन में हम खुद के साथ भी पॉजिटिव होते हैं और परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हैं। वर्तमान में हम जिन लोगों के साथ हैं, जो बातें हमारे साथ हो रही है, उसको समझें, महसूस करें और उस पर वर्कआउट करें, जिसे कहते हैं माइंडफुलनेस। और हमारे बेसिक कॉन्शियसनेस, हम शरीर शरीर समझ रहे थे तो तकलीफ हो रही थी, आत्मा समझेंगे, सभी को आत्मा समझ के देखेंगे तो वो निस्वार्थ स्नेह, सकारात्मक भावना, आशावादिता, माफ करने का दृष्टिकोण, आत्मिक दृष्टि, हाँ, अभिमान से ऊपर उठ जाते हैं, देही अभिमानी जिसे कहते हैं या आत्म अभिमानी जिसे कहते हैं, करुणा की भावना, ये इजीली आती जाती है हमारे जीवन में। और मेडिटेशन से हम परमात्मा के साथ सही मायने में कनेक्ट हो सकते हैं। तो जब हम स्पिरिचुअलिटी और मेडिसिन ये दोनों की बात करते हैं, तो आध्यात्मिकता, जो दवाइयाँ हम ले रहे हैं, तो वो दवाइयों को और इजीली हेल्प इफेक्ट करने में मदद करती है और हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है। व्यक्ति खुद को इजी और रिलैक्स वे में महसूस करता है मेडिटेशन के साथ में। और आध्यात्मिकता जो है जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कराती है। व्यक्ति जल्दी से हील होने लगता है, हेल्दी होने लगता है। वो अपने कार्मिक अकाउंट को समझता है, संस्कार को समझता है, तो वो मेडिटेशन से उन नेगेटिव परिस्थितियों को और बीमारियों में से उभरने में उसको काफी मदद मिलती है। जैसे-जैसे वो परमात्मा के साथ में हम कनेक्ट होते जाते हैं, तो परमात्मा से हमें शक्तियों की भी अनुभूति होते जाती है और हम ये महसूस करते हैं कि हम शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। और जब हम आत्मा अभिमानी होकर के शरीर से कार्य करते हैं, तो काफी हल्कापन महसूस करते हैं। जीवन एक सुखद यात्रा बन जाता है। फिर केवल हम डेस्टिनेशन की राह नहीं देखते कि ये मेरी मंजिल अच्छी हो, परंतु हम जीवन के हर दिन, हर घड़ी को एंजॉय करते हैं, उसका आनंद लेते हैं। क्योंकि परमात्मा के साथ हम अपने मन और बुद्धि से जुड़ जाते हैं, सब परमात्मा को सौंप देते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा पिता के सिर में गोदी में, पिता की गोदी में अपना सिर रख के एकदम रिलैक्स और लाइट होके सो जाता है ना, कोई चिंता नहीं, है ना? तो हम आत्मा भी परमपिता परमात्मा की संतान है, उसके बच्चे हैं। रोज रात को सोते वक्त हम उसकी याद में आनंद से सो जाए, उसको सब सौंप दे। पूरे दिन में कुछ हमसे गलतियां हुई है तो उसको सॉरी भी कह दे, उसको सब सच्चाई से बता दे। कई अच्छी बातें हुई है उसके लिए उसको थैंक यू कर दे। इस तरह से अपना वार्तालाप उस परमात्मा के साथ में बढ़ाएं, उसके साथ अपना प्यार बढ़ाएं। जितना उसे मैं मेरा समझती हूँ, जब मेरे मन से जुड़ता है परमात्मा, तो ऑटोमेटिकली ये शरीर को जो मैं करके पकड़ के रखा था या शरीर की चीजें और संबंधों को मेरा मेरा करके पकड़ के रखा था, जिस वजह से मुझे तकलीफ, चोट या दुख हो रहा था, जैसे ही मैं परमात्मा के साथ जुड़ जाती हूँ और मेरा वो है और मैं उसकी हूँ, ये कॉन्शियसनेस के साथ में मेडिटेशन करती हूँ, मेरा मुझे महसूस होता है कि मेरा मन काफी हल्का, लाइट और रिलैक्स है और सभी के लिए अनकंडीशनली मेरे मन से शुभ भावना ही निकलती है, शुभकामना ही निकलती है। चाहे किसी ने मेरे साथ कैसा भी व्यवहार किया हो, पर मेरा सभी के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण है। सबका भला हो, सब सुख पाएं। अपने मन से सभी को दुआएं देते चले। इसलिए नहीं कि सामने वाला व्यक्ति उसे डिजर्व करता है,
नहीं, परंतु मैं बहुत कुछ अच्छा डिजर्व करती हूँ, और जो मैं वातावरण में जैसी ऊर्जा फैलाती हूँ, वही मल्टीप्लाई होकर मेरे पास लौट कर आती है। इसलिए खुश रहे और खुशियां बांटे। खुशी जैसी खुराक नहीं, और खुशी जैसी कोई औषधि नहीं, और खुशी जैसा कोई इलाज नहीं। खुश रहो और मुस्कुराते रहो। अच्छा, थैंक यू। ओम शांति। किसी के कोई प्रश्न है तो आप pkdonika@gmail.com इस मेल पर अपने प्रश्न को लिख सकते हैं। अच्छा, कल नए टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। ओम शांति।